अगर ये 4-5 लेक्चर भी जमा हो गए ना तो फिर ये आपके काबू नहीं आ सकेगा। अच्छा जी, ये देखें आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो भी डेटाबेस आप बताते हैं उसकी जो मास्टर कॉपी है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नज़र आती है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट में, और वैसे उसकी स्टोरेज सर्वर में हो रही होती है जो यहाँ आप देखते हैं। बल्कि आपको ये भी बताया गया था कि एक्सचेंज 2010 में एक बड़ा डिफरेंस जो डेटाबेसेस के रेफरेंस से आया वो यही है कि अब डेटाबेसेस का जो कंट्रोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। ये बात हमने की भी, ठीक है ना। अच्छा, अब आज हमने जो बात करनी है उसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स भी देखने हैं डेटाबेसेस, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी ओपन करूँगा, मैं प्रोग्राम फाइल में वो डायरेक्टरी ओपन करूँगा जहाँ पे एक्चुअली ये डेटाबेस जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो मैंने प्रोग्राम फाइल ओपन की, हौसला रखना है ज़रा। वो जो आर्टिकल था जो हमने नहीं किया उससे ये थोड़ा कम मुश्किल है, लेकिन ये नहीं कि ये आसान है, ये भी तगड़ा आर्टिकल है, ठीक है। घंटा अब यहीं है, 5:59 हुए, ये क्लॉक जो है वो 1 घंटा आगे है ना, यानी 4:59 हुआ, तो 5:59 से किसी भी सूरत आप पहले फारग नहीं होंगे, ठीक है। हौसला करना, रोज़ बिल्कुल ना वो ढीले बच्चों की तरह सर जी छुट्टी दे दो, ये ना करें, ज़रा पढ़ाई भी करनी है। माइक्रोसॉफ्ट में गए, यहाँ गए, वर्जन 4 में गए, लेकिन ये वो डायरेक्टरी आ गई है मेल बॉक्स के नाम से जिसमें स्टोरेज हो रही है, ठीक है। बेसिकली आपका डेटाबेस जो है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, मेल बॉक्स डेटाबेस। ये आप देख रहे हैं नाम 20024221115। अब आप इधर आ जाएं एक्सचेंज में, और एक्सचेंज में देखें क्या ये वही नाम नहीं लिखा? अच्छा, एक मैंने भी बनाया था MyDB, वो भी आ रहा है, वो भी आना चाहिए वहाँ पे, क्या ख्याल है? ये भी आ रहा है, और एक पब्लिक फोल्डर भी आ रहा है। बात समझ में आती? अब किसी एक को खोल लें, इसको मैंने खोल लिया तो यहाँ बहुत सारी फाइल है। सर कल मैंने एक चीज़ की थी, एक मैंने डेटाबेस बनाया और फिर उसे डिलीट कर दिया और उसी नाम से दोबारा मैंने बनाया तो बनाने नहीं देता, क्योंकि आपने फाइलें नहीं डिलीट की ना, डेटाबेस को डिलीट करते हैं, फाइलें में डिलीट करते हैं फिर बना लेते हैं, ठीक है जी। हमने ये जो फाइल्स हैं एक्सचेंज की, इन पे बात करनी, कॉर्पोरेट साइट में ये इतनी सारी फाइलें देख के बिल्कुल परेशान ना हो, ये अभी पता हो जाएंगी सारी, बेफिक्र रहें आप। पढ़ी थी ना उसमें DHCP और वही है ADS, वो उसी तरह से। देखिए, एक तो होगी आपकी डेटाबेस फाइल, ठीक है। हमारे केस में उसकी एक्सटेंशन होगी .edb। यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी जिसकी एक्सटेंशन होगी .edb। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर वाली, ये है डेटाबेस फाइल, मेल बॉक्स डेटाबेस, ये नाम उसका .edb। आप में से किसी ने एक्सचेंज ओल्ड पे अगर काम किया होता तो पहले ना 2 फाइलें होती थी, एक्सचेंज 2003 का आई थिंक, एक होती थी .edb, एक होती थी .stm, ठीक है। इसमें आपका लाइक रॉ टेक्स्ट जाता था, ठीक है। STM में स्ट्रीमिंग डेटा आ जाता था। स्ट्रीमिंग डेटा समझ लेते हैं, किसी को बर्थडे की ईमेल आपने की है, ठीक है, वो ईमेल का कंटेंट नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में, जनाब हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग चल रहा है, तो जो सॉन्ग है उसमें क्या होगा, और जो बाकी डाटा है वो edb। अब जब आप वो ईमेल खोल रहे हैं तो इन दोनों फाइलों में से डाटा निकलता था, परफॉर्मेंस कट डाउन होगी जी, बताएं मुझे, परफॉर्मेंस नहीं कट डाउन होगी। आपकी 2 अलमारियाँ, एक अलमारी में शर्ट है, दूसरी में पैंट है, तो निकालने में टाइम ज़्यादा लगेगा या नहीं? तो बेसिकली एक्सचेंज जो डाटा रिट्रीव कर रहा है, एक STM में से कर रहा है, एक EDB में से कर रहा है, तो परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी डिक्लाइन कर दी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा इसको हम इस स्ट्रक्चर को हम चेंज कर रहे हैं, अब सिर्फ एक फाइल, अब यही फाइल है, सेपरेटली रिट्रीव करें तो फिर तो परफॉर्मेंस में कैसे करें? सेपरेटली अगर हो ही नहीं सकती ना, सेपरेट हो ही नहीं सकती। हमेशा स्ट्रीमिंग डाटा इसमें जाना है, हमेशा रिच टेक्स्ट इसमें जाना है। अब अगर तो ईमेल में है ही रिच टेक्स्ट, वो तो अलग केस है, लेकिन जो मेल दोनों जगहों पे जा रही है, यानी एक ही ईमेल है, उसका कंटेंट स्ट्रीमिंग मीडिया वाला इधर जा रहा है और टेक्स्ट कंटेंट इधर जा रहा है,
ठीक है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने खत्म कर दिया ये। 7 से ऑनवर्ड सिर्फ एक फाइल होगी, आपको कोई स्ट्रिंग फाइल नहीं होगी। कभी अगर स्ट्रिंग 2003 पे काम करें तो डेटाबेस की प्रॉपर्टीज जाके देखिएगा, उसमें आपको 2 फाइलें मिलेंगी। अगर आपने डेटाबेस का नाम रखा है MB1, वो एक फाइल होगी MB1.edb, एक फाइल होगी MB1.sv। समझ में आ गई बात? ओके, तो सर इट मींस कि अभी ये EDB ही रॉ डेटा और स्ट्रीमिंग दोनों अपने साथ। हाँ बिल्कुल, एक ही फाइल है जो सब कुछ इंटीग्रेटेड है, एवरीथिंग उसमें सब कुछ। मेरे हाथ ही से बंद नहीं, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, रिमोट मैनेजमेंट ऑफ एसीज, पावर को रिमोट उसके साथ करेंगे। अभी 1 घंटे बाद आप देखेंगे मैं यूं करूंगा चल जाएगा। अच्छा, ये आपकी डेटाबेस फाइल होगी। अब याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी डेटाबेस हो उसके साथ आपको ट्रांजैक्शन लॉग चाहिए। जैसे आपने देखा है जो जर्नल स्टोर वाले होते हैं, इन्होंने एक तो मेन खाता बनाया हुआ होता है, एक आपने देखा होगा नोट पैड पे कागज लगाए हुए होते हैं, सफ़े लगाए हुए होते हैं। कोई अगर चीज़ खरीद रहा है उधार तो उस पे लिख लेते छोटा छोटा सा, देखा है कभी? तो बाद में फिर रजिस्टर निकाल के उसे अपडेट करते हैं। उससे उनके अब 2 फायदे होते हैं उससे। एक फ़ायदा तो उससे उन्हें ये होता है कि कस्टमर बहुत सारे खड़े तो जल्दी जल्दी वो मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। जब सारे कस्टमर चले गए, वेले हो गए, फिर वो निकालते हैं खाता नंबर, व्हाट्सएप का खाता है 305 सफ़ा पे, और उसे अपडेट करते हैं, ठीक है। तो एक तो मैनेजेबिलिटी इसमें मिल जाएगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। दूसरे इन केस अगर उनका रजिस्टर्ड जो मेन उनका खाता है वो मिस हो जाए तो प्रोवाइडेड उनके पास ओल्ड रिसिट सारी हैं, वो रीबिल्ड भी कर सकते हैं। दुनिया का हर डेटाबेस इसी चीज़ पे काम करता है, ऐसी फेनोमेना को यूज़ करता है। अब आपका जो एक्सचेंज का डेटाबेस है, इसके साथ भी एक क्या है, लॉग फाइल, ठीक है, जिसका मैक्सिमम साइज 1 MB होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस वक्त कौन सी फाइल है जो यूज़ हो रही है। ये फाइल है जो यूज़ हो रही है इसमें, E00 लॉग फाइल है, बिल्कुल चेंजेस को ट्रैक कर रही है। जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं वो इसमें जा रही है, पहले इसमें जा रही है, बाद में इसमें से कहाँ शिफ्ट हो रही है, डेटाबेस में। समझ में आती है बात? ट्रांजैक्शन फेज में, हाँ, ट्रांजैक्शन लॉग फाइल कहेंगे इसको, ये ट्रांजैक्शन लॉग है। अब कुछ बातें हैं जो यानी आपने याद किस तरह की चेंजेस को ट्रैक करेंगे? हर काम जो एक्सचेंज में हो रहा है, जो भी मतलब हो रहा है, आपने ईमेल खोली, ईमेल सेव की, ईमेल ओपन की, ईमेल बंद की, ईमेल डिलीट की, एनीथिंग, एनी राइट ऑपरेशंस with reference to databases are recorded in log file before they are committed to databases. तो इसको कमिट कर दिया तो databases। अब log file का साइज क्या है? मैक्स साइज लिखा हुआ आ रहा है 1 MB। log file 1 MB से बड़ी नहीं हो सकती, तैयब, ठीक है। उसने रैम पे लोड करना है ना, इसलिए इसका साइज ज़रा लिमिटेड रखा है। जब ये 1 MB पूरी हो जाती है, 1 MB फुल भर जाती है, तो वो क्या करता है, 1 MB फुल होगी, इससे बड़ी नहीं करेगा, वो लॉग फाइल को 1 MB से बड़ा नहीं करता, तो फिर वो नई फाइल बनाता है। नई फाइल का नाम क्या रखता है? यही जो आपको नाम नजर आ रहा है, E00। तो अगर उसने यही नाम रखना है E00, तो पुरानी वाली का भी यही नाम है, तो पुरानी वाली को रीनेम कर लेता है। और इसीलिए आपको जो इतनी सारी नजर आ रही है ना फाइल्स, ये ओल्ड लॉग फाइल्स हैं। समझ में आ रही बात? वो नहीं है जो चल रही है। देखो, जो पुरानी हो गई उसको इसने डिलीट नहीं करना ना, उसे रखना है, तो उसको रीनेम कर लेता है। अगर उसे रीनेम नहीं करेगा तैयब, तो फिर नई वाली का नाम E00 कैसे रखेगा? उसको रीनेम कर लेता है, नई वाली E00। इसके यूज में जो होगी उसका नाम हमेशा E00 होगा। पहले डेटाबेस में E00, दूसरे में E01। अभी वो जो मैंने बनाया है MyDB, अगर मैं उसमें जाऊँ तो उसमें क्या होगा डेटाबेस का नाम? E01। डेटाबेस कह रहा हूँ, लॉग फाइल दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये MyDB में जाएं ज़रा, ये देखें E02 आ रहा है। E02 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पब्लिक डेटाबेस भी बनाई है ना, उसमें E01 होगा। ये देखिए, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लॉग फाइल का सफिक्स है वो है EXX, ठीक है। यानी E00 then E01 then E02, इस तरह से प्रीफिक्स, सफिक्स ना करें। बात समझ में आती है? वो साथ है ना मेरे? तो अब ये लॉग फाइल है। अब आपको ये जो इतनी सारी फाइलें हैं, इनको हम जनरलाइज करके क्या कह सकते हैं? प्रीवियस लॉग फाइल्स। ये क्या है?
ये प्रीवियस लॉग फाइल्स हैं जो कि पड़ी रहेंगी इसमें। वो कौन से केसेस हैं जिनमें ये पड़ी नहीं रहती वो हम पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहा, ठीक है। आप कहते हैं सर मेरे पास ऑफिस में डेटाबेस चल रही है 1 साल से चल रही है, उसमें मैं खोल के देखता हूँ तो 5-7 फाइलें सारी होती हैं, कभी भी नहीं हुआ इतनी सारी हैं। तो आपका तो टेस्टिंग की मशीन है, आपके पास इतनी सारी क्यों होंगी? तो अभी हम ये तमाम इश्यूज नहीं देख रहे कि हाउ टू कंट्रोल लॉग फाइल्स, ठीक है। अभी सिर्फ फाइल्स की प्रेजेंस और फाइल की मीनिंग जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। E00 और प्रीवियस लॉग फाइल ये क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब ये लॉग फाइल जब इसमें लिखता जाता है चेंजेस, जिस तरह वो जो एग्जांपल मैंने आपको दी ना वो 100% अप्लाई हो गया। दुकान पर रश खत्म हो गया, उसने क्या किया, फॉरन रजिस्टर निकाला, अपडेट करना शुरू किया। अब अभी उसने 3-4 एंट्रीज अपडेट की थी, दोबारा से 3-4 कस्टमर आ गए, तो वो वहाँ पे कोई निशानी लगा लेगा कि यहाँ तक मैं चेंजेस शिफ्ट कर चुका हूँ, उसके बाद उन कस्टमर्स को डील करना शुरू कर देगा। यहाँ भी एक्सचेंज चेंजेस को लॉग फाइल में से शिफ्ट कर रहा है डेटाबेस में, और दोबारा से एक्सचेंज बिजी होने लगता है। तो एक्सचेंज को पता होना चाहिए ना कि कहाँ तक चेंजेस मैं कमिट कर चुका हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम उससे ऑनवर्ड्स स्टार्ट ले। ये इंफॉर्मेशन किस फाइल में है? E00.ch के, इसे हम कहते हैं चेक पॉइंट फाइल। चेक पॉइंट फाइल आपको बताती है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस कमिट हो चुकी हैं और कौन सी ट्रांजैक्शंस अभी कमिट नहीं हैं। CH के इसमें DSC में पढ़ा है, तो अच्छी बात है, ये सबने पढ़ाना शुरू कर दिया। सर ये फाइल क्या बताएगी हमें? कौन सी ट्रांजैक्शंस कमिट हो गई हैं? कमिट हो गई। हाँ, हो गई हैं, ताकि उन्हें दोबारा ना कमिट करना शुरू कर देना, उस जो नहीं हुई हैं उनसे स्टार्ट करें। बात समझ में आती है? उसके बाद इसने ये 2 फाइलें आपको और नज़र आ रही होंगी, इन्हें हम कहते हैं रिजर्व लॉग फाइल, जिनकी एक्सटेंशन JRS है। ये क्या है? रिजर्व लॉग फाइल्स। ये रिजर्व लॉग फाइल्स किस लिए बनाई हैं? ये इसलिए बनाई हैं कि अगर एक्सचेंज आउट ऑफ स्पेस हो जाता है, आउट ऑफ स्पेस भी हो गया, पहली बैड लक, दूसरी बैड लक ये कि E00 भी फुल हो गई। अब जब वो फुल हो गई है तो नई फाइल बनाने के लिए 1 MB स्पेस चाहिए, ठीक है ना। तो उस बुरे वक्त के लिए इसने जो है ना, ये रिजर्व फ्यूल है इसका, ये 2 फाइल्स बना के इसने 2 MB स्पेस बाउंड की हुई है, इन्हें कहते हैं रिजर्व लॉग फाइल्स। इफ़ एवर एक्सचेंज गोज आउट ऑफ स्पेस तो ये इन 2 फाइलों को यूज़ करके आपकी चेंजेस ज़ाया नहीं होने देगा, ठीक है। बहरहाल ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक इट विल एवर हैपन। अगर एक्सचेंज आउट ऑफ स्पेस 1 MB स्पेस नहीं है एक्सचेंज में, तो ये तो बाद में होगा, पहले जो आपके और जो काम होना है ना ख़राब हो चुका होगा। 1 MB स्पेस नहीं होने का मतलब है एक अटैचमेंट आई और गया एक्सचेंज। एक्सचेंज की जो कैपेसिटी प्लानिंग है वो इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि आउट ऑफ स्पेस ना हो। अलर्ट्स भी जनरेट नहीं होते इसमें? अलर्ट्स इसके साथ भी जनरेट होगा। और वैसे तो सिस्टम लेवल पे ही आपको लॉन्ग बिफोर 1 MB तो बहुत थोड़ी स्पेस है, लॉन्ग बिफोर 1 MB यानी 500 MB पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल यूज़ इसका यही है जो मैंने बताया। बात क्लियर होती है? ये थी एक्सचेंज की डेटाबेस फाइल। अब ये जो आपको इतनी सारी लॉग फाइल नज़र आ रही हैं, ये वो हैं जो किसी ज़माने में E00 थी, ठीक है। PDB फाइल भी आपको दिखा दी, बाहर आ गए। जब भी आप कोई क्या बनाते हैं, जब भी आप कोई स्टोर क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो उसके नाम की डायरेक्टरी यहाँ बन जाती है। जैसे अगर अभी मैं यहाँ जाके स्टोर बनाऊँ, न्यू मेल बॉक्स डेटाबेस, और इसका नाम मैं रख देता हूँ माई DB2। समझ में आती बात? अब जैसे ही मैं ओके करूँगा, नेक्स्ट करें, सर्वर नेम उठा लेगा खुद ही। नहीं उठाया जी, दें जी सर्वर नेम। आई थॉट कि ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, लेकिन वो कहता है कि नहीं, सब कुछ तुम नहीं देना है। ये अच्छा साइन नहीं है। चलो यार, ये लें। अब ये सर्वर बन गया, उठा ले इस पाथ को भी, ये खुद ही उठा लेगा। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैंने माउंट की ऑप्शन अनचेक कर दी है।
फिजिबल माउंट करने का मतलब ये है, कि ये डिसेबल है। माउंट करने का मतलब है कि ये अवेलेबल है। आपने माउंट नहीं किया इसका मतलब है ये ऑफलाइन है। ठीक है, अब अभी तो ये नया बनना था तो आपने नया ही नहीं बनने दिया, तो अब डायरेक्टरी तो बन जाएगी लेकिन उसके अंदर फाइल्स कोई नहीं रहेंगी। फिनिश करें इसे। समझ में आती बात? ये जब माउंट करेंगे तब इसमें फायदा है। माउंट करेंगे तो फौरन सब कुछ आ जाएगा। ये अभी किसका? डिसेबल ऑफ कर दिया। नहीं, मैं तो आपका कॉन्सेप्ट बना रहा था इसलिए मैंने ऑफ किया था, लेकिन वैसे एम्प्टी डेटाबेसेस बनाने का फ़ायदा भी है। कुछ केसेस हैं जिनमें बनता है, वो यानी अभी मुश्किल हो जाएगी बात, लंबी बात है, छोटी सर बात। इस टाइम ये इनेबल नहीं है, डिसेबल है। हाँ, इस वक्त ये समझ रहे हैं कि ये ऑनलाइन नहीं है। ये मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं से कहता हूँ माउंट डेटाबेस। अब आप देखें ये काम मैंने किया कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ये जनाब माउंट किया, अब बंद नहीं होगी। अब वहाँ पे ये देखें अभी डिसमाउंटेड लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे माउंटेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब वहाँ जाए, वहाँ फाइलें आ गई होंगी। ये देखें आ गई फाइल E03CH के, देखें नई फाइलें ये होती हैं। ये आपकी लॉग फाइल है, ये डेटाबेस फाइल है, ये रिजर्व लॉग फाइल है, ये चेक पॉइंट है, ये एक प्रीवियस भी आ गई है। अब जाके अगर हम इसको फिर डिस्काउंट करते हैं फिर क्या कुछ भी नहीं होगा अब। हाँ, बस ये अपनी जगह पड़ी रहेंगी, ये नहीं होगा कि गायब कर फर्दर दें। नहीं होंगे, यानी आगे बढ़ेंगे। हाँ, बढ़ेंगे नहीं, ज़ाहिर है यूज़ ही नहीं होगी। डिसमाउंट करने का तो मतलब है कि डेटाबेस फ्रीज हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। उसके अंदर जिनके मेल बॉक्सेस पड़े हुए हैं वो लॉग ऑन नहीं हो सकते। सही बात है। E00 वाली फाइल और बनाएंगे नहीं डिस्काउंट, बाकी तो रहेगी। अगर आप इसको डिसमाउंट कर देंगे तो वो यूज़र जिनका मेल बॉक्स MyDB2 पे पड़ा हुआ है वो लॉग इन नहीं हो सकते। सर यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने मेल बॉक्सेस पड़े हैं? नहीं कर सकते सर, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? नहीं, वो यहाँ से नहीं मिलेगी, कौन सा थर्ड मेल पार्टी बॉक्स, टूल्स। कौन सा मेल बॉक्स कौन से डेटाबेस में है? हाँ, वो पता लग जाएगा। वो डेटाबेस आप खोलें तो नज़र आते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कितने नहीं पता लगेगा। कितने नहीं कि अभी कौन सा मेल बॉक्स किस डेटाबेस के अंदर है? हाँ, उसमें एक तो हमारे कितने पास, storage में है? मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ये देखें, ये माउंटेड है। ये मैं पूरा आपको डायलॉग बॉक्स पढ़ाता हूँ ना, उसमें कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी, कुछ मैं आपको उसके अलावा बताता हूँ। जो ओल्ड एक्सचेंज के वर्जन थे ना, उनमें तो डेटाबेस खुल जाती थी, ठीक है, लेकिन इसमें भी हम देख सकते हैं वो तरीका नहीं है जो ओल्ड एक्सचेंज का वर्जन है। अब ये देखें, ये मैं अब इस वक्त स्टोर की या डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ में, और इसके जो चारों प्रॉपर्टी पेजेस हैं उन लोगों ने देखना है। ये आपका पहला जो पेज है, जर्नल पेज है, इसमें देखें क्या क्या नज़र आ रहा है। डेटाबेस का नाम आ रहा है, डेटाबेस का पाथ कि वो कहाँ स्टोर हो रहा है, लास्ट फुल बैकअप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट फुल बैकअप, लास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप। क्या दिखा रहा है इस वक्त? कुछ भी नहीं दिखा रहा। इसका मतलब है दीज बैकअप्स आर नेवर परफॉर्म। ठीक है, अभी तक जब से डेटाबेसेस बने हैं इनका बैकअप लिया ही नहीं गया। ठीक है हसन? अच्छा, उसके बाद स्टेटस क्या है? माउंटेड, माउंट हुआ है। उसके बाद क्या है? माउंटेड ऑन सर्वर, सर्वर बता रहे हैं। मास्टर सर्वर, ये आप बताएं क्या है? इस पे है, इसमें डेटाबेस है। नहीं है जो हमने ऊपर किया हुआ है डेटाबेस, आप हमेशा में इसकी तो सर्वर में है ना, जिस सर्वर के ऊपर हमारा एक्सचेंज है। अगर आपने मल्टीपल कॉपीज़ बनाई हैं तो जिस पे एक्टिव मास्टर कॉपी है, याद है हमने डैक की थोड़ी सी बात आपको बताई थी कि मल्टीपल पे कॉपीज़ पड़ी हुई होती हैं, एक ऑनलाइन होती है, एक एक्टिव होती है, वो एक्टिव कॉपी कौन पोस्ट कर रहा है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद मास्टर टाइप सर्वर है, ये तो बस सर्वर है, सारी सर्वर होंगे। माउंटेड, उसमें डेट आ रही है कि माउंट कब हुआ, यानी व्हेन दिस डेटाबेस इज ब्रॉट ऑनलाइन। ठीक है, अब आए ज़रा मेंटेनेंस में, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक हो गया जी। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले आ रहा है जर्नल रेसिपिएंट। जर्नलिंग क्या होती है? जर्नलिंग होती है समटाइम ना आप किसी इन्वायरमेंट में जॉब कर रहे हो तो उस इन्वायरमेंट की ही कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। रेगुलेटर समझ लेते हैं, जिस तरह PTA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। कभी आपने वो टेलीफोन कह रहे हैं, मोबाइल सिम का जब एडवर्टाइज आता है तो उसके एंड पे वो कहता है यूजिंग सिम विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज अ क्राइम, PTA कहता है ना। तो कह रहा है PTA की तरफ से ये क्राइम है, इसलिए आप जब भी सिम लें तो उसकी रजिस्ट्रेशन करना। तो PTA रेगुलेटर है किसका?
वारिद का, टेलेनॉर का, मोबिलिंक का, यूफोन का, जॉन का, इनके ऊपर जो बैठा है। इसी तरह स्टेट बैंक रेगुलेटर है किसका? तमाम बैंक्स का। तमाम बैंक्स का। बैंक्स अगर स्टेट बैंक की बनाई हुई रेगुलेटरी पॉलिसी फॉलो नहीं करें तो स्टेट बैंक उस पर फाइन भी कर सकते हैं। सेम विद पीडी, ठीक है। तो अब एक होती है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और एक होती है आपकी अपनी जो पॉलिसी रिक्वायरमेंट, ठीक है। समटाइम टेरिटोरियल रिक्वायरमेंट भी कुछ होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कुछ रूल लगाएंगे। तो बास कंट्रीज ऐसी हैं, बास टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि जितनी भी ईमेल्स इन आउट हो रही हैं सबका लॉग बनाए, ठीक है। जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जो आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है वो आपका ज़ाती ईमेल एड्रेस है, बताएं आपका ज़ाती तो नहीं है, तो कंपनी ने दिया आपको ईमेल एड्रेस। और कंपनी ने स्टार्ट में आपसे वो जो डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं उसमें ईमेल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट पहले ही साइन करवा लिया। इसमें लिखा हुआ है कि दिस ईमेल एड्रेस डज नॉट बिलोंग्स टू यू, कंपनी ओन दिस ईमेल एड्रेस, दैट्स व्हाई एवरी ईमेल कैन बी स्कैन्ड और रीड, ठीक है। उस पर पर्सनल ईमेल आप ना मंगाएंगे ना मंगानी चाहिए। उस पर जितनी भी ईमेल जेन आउट हो रही है कंपनी उसकी कॉपी बनाती है और कंपनी ने बता दिया आपको कि कॉपी बनाते हैं। अब वो कॉपी कैसे बनेगी? जर्नल से। इसमें क्या लिखा हुआ है? जर्नल रेसिपिएंट। ये ऑप्शन नई नहीं है, इसका नाम नया है। आप में से किसी ने अगर ओल्ड एक्सचेंज पे काम किया है तो एक्सचेंज 2003 में एक ऑप्शन होती थी, आर्काइव ऑल मेल सेंड और रिसीव ऑन दिस स्टोर टू दिस मेल बॉक्स। वहाँ ब्राउज करके मेल बॉक्स दे देते। मुझे याद है मैंने कॉर्पोरेट की तरफ से एक प्रोजेक्ट किया था एक कंपनी का इसी मेलसन पर, तो वो हमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, ख़त्म हो गया। काफ़ी अर्से बाद, 1 साल बाद उनकी तरफ से मुझे कॉल आई कि हमारा एक सीनियर बंदा है जो कंपनी छोड़ के जा रहा है, उसने नोटिस दिया और वो ज्वाइन कर रहा है कंपेटिटर। तो हम चाहते हैं कि 1 महीने तक जितनी भी उसकी ईमेल एक्टिविटी है वो देखें, जो सेंड कर रहा है वो भी, जो रिसीव कर रहा है वो भी, ठीक है। उसके लिए ये ऑप्शन बताइए, जर्नल रेसिपी। इसमें सेंड रिसीव दोनों चेक करें। किसी को ट्रेस करना है। आपके पास एक तरीका फॉरवर्डिंग वाला भी है, फॉरवर्डिंग नहीं देखा? फॉरवर्डिंग जरूरी थोड़ी है कॉन्टैक्ट पे करवाएं, आप एक मेल बॉक्स की फॉरवर्डिंग दूसरे पे लगा दें, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, जो मेल आ रही है, जो जा रही है वो तो नहीं होगी। यूजर जब कोई मेल सेंड कर रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद फॉरवर्डिंग एड्रेस। हाँ, जो रिसीव हो रहा है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। आप चाहते हैं जो सेंड हो रही है वो भी हो, तो आप फिर क्या करेंगे? अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ ताकि आप जो है आप हक़्क़ुल यकीन की मंजिल पे पहुँच जाएँ। मैं एक काम करता हूँ, मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटर का जो है ना वो इसी पे बना हुआ है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, ठीक है, और मेंटेनेंस में जाके जर्नल रेसिपी में ब्राउज़ करके एडमिनिस्ट्रेटर दे देता हूँ। ये ले ओके, ठीक। सारे जितने भी इस डाटा के जितने भी यूज़र होंगे उनकी मेल उसके बाद भी जाएगी। प्रोडक्शन में ये करते हुए ना ज़रा सोच समझ के करना है, वरना फ़ौरन मेल भरना शुरू हो जाएगी। ये तो मुझे पता है, मैंने अभी कोई मेल की ही नहीं तो कौन सी जाएगी। तो प्रोडक्शन में से जब कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से फिर मेल आती हैं, मेल्स फ़ौरन आना शुरू हो जाएंगे जितनी मेल्स जा रही हैं। अभी मैं हसन को लॉग ऑन करवा दूँ। हसन क्या था आपका? एच डॉट। हसन मेल करेगा और करेगा भी किसी और को, ना सेंडिंग एंड पे एडमिनिस्ट्रेटर है ना रिसीविंग एंड पे, ठीक है। ये आम बंदे को मेल कर देता है, ये लें बोले आम बंदे की मेल, इसी पे रिप्लाई कर देता है। अच्छा, ये तो वो है यार न्यू करने, वो तो रिमाइंडर था उसका स्केजुअलिंग का। तो हम यहाँ पे टूल में जाते हैं, आम बंदे को मेल करते हैं। टेस्टिंग जर्नल, चलें जो भी मैंने लिख दिया। ठीक है जी, मेल गई। अब हम क्या करते हैं, ये मेल भेजी है हसन ने, किसे भेजी है? आम बंदे को। बीच में एडमिनिस्ट्रेटर का कोई ताल्लुक है? आप लॉग ऑफ करें, सेंडिंग होगी, सेंड मेरे ख्याल में तो सेंड होगी थी, होगी जी सेंड। अब आप साइन आउट करें और लॉग ऑन करें किससे? एडमिनिस्ट्रेटर से। शाबाश,
चाहिए भी यार, बात को फॉलो कर रहा है। जबकि ना सेंडिंग एंड पे देखें, सेंडर इसका हसन था, ठीक है जी, रिसीवर इसका आमंदा था, बीच में एडमिनिस्ट्रेटर साहब क्यों आए हैं? जर्नलिंग की वजह से। स्पेसिफिक यूजर के ऊपर लगा सकते हैं, सिर्फ इसकी मेल जो है हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। सर बेसिकली अभी क्यों क्या कैसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ना मुझे फिर आपको प्रीमियम जर्नलिंग बतानी पड़ेगी। बिल्कुल जर्नलिंग हम नहीं पढ़ रहे अभी। जर्नलिंग आपकी जो है ना वो ये मैं दिखा देता हूँ, एक्सचेंज की आउटलाइन निकाल लूँ ये। सर जर्नलिंग को बेसिकली हम ट्रैकिंग भी कह सकते हैं, हम ट्रैक कर। हाँ ट्रैक कह लें आप कह लें ट्रैक, फिलहाल आप ट्रैक कह लें, मैं आपको रोकूंगा नहीं। जब जर्नलिंग पढ़ेंगे फिर हम इसे ज़रा पक्का करेंगे ये है क्या। ये आपको नीचे जर्नलिंग नज़र आ रहा है, क्या लिखा है? जर्नलिंग एंड पर्सनल आर्काइव, इस पर बात होगी बाद में, ठीक है। फिलहाल हमने वो ऑप्शन समझनी थी, वो समझ में आ गई कि प्रॉपर्टीज़ में जो आ रहा है उसका मकसद क्या है, ठीक है जी। तो ठीक है ना, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ रहा है? मेंटेनेंस स्केड्यूल। हाँ मेंटेनेंस स्केड्यूल दे देंगे, मेंटेनेंस कब होगी, ये क्या होती है मेंटेनेंस? आप जब एक्सचेंज पे लॉग ऑन होते हैं ना, जब आप कभी जॉब करेंगे तो आप में से वो लोग जो जॉब करते हैं हमने देखा भी होगा कि आप लाइक लॉग ऑन हुए एक दिन और एकदम से आपको मैसेज आया कि यार तुम्हारा मेल बॉक्स फुल होने वाला है, 5 MB स्पेस रहती है, इसको स्पेस फ्री करो। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब है कोई सिस्टम मौजूद है जो चेक कर रहा है कि किसका मेल बॉक्स फुल होने वाला है। क्या ख्याल है? ठीक है, और उसके बाद डेटाबेस को डीफ्रैग करना। दिस ऑल दीज प्रोसेस आर पार्ट ऑफ डेटाबेस मेंटेनेंस, और इसको आप परफॉर्म करते हैं लेट आवर्स में। ठीक है, अपने जो वर्किंग आवर्स हैं हमने जैसे 9 to 5 आपको वर्किंग आवर्स है, एक्सचेंज तो 24 घंटे चलता रहेगा। एक्सचेंज ने हर वक्त मेल रिसीव करनी है दुनिया भर से, एक्सचेंज हर वक्त चल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डेटाबेस मेंटेनेंस रन करवानी है रात को 1 से लेके 1 से 3 बजे तक करवा। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना 1 से 3। पता लगा आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, 1 से 3 सारा कस्टमर ही 1 से 3 वाला है, बाहर जी UK का, उसको वहाँ पे 6 बज रहे होते हैं सारा कस्टमर। आपने कहा सर ने 1 से 3 कहा, अपने नेचर ऑफ बिजनेस भी देख लेंगे। ठीक है, इनेबल बैकग्राउंड डेटाबेस मेंटेनेंस ही हुई है कि बैकग्राउंड में ये काम करता रहे, आपको जो है वो बॉदर ना करे। डोंट माउंट दिस डेटाबेस एट स्टार्टअप, इसको आप चेक कर लेंगे तो नॉर्मली जब आपका सिस्टम बूट होता है ना तो सर्विसेज के साथ ही डेटाबेस भी माउंट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तब आप ये सेलेक्ट करेंगे, और ऐसा आप क्यों चाहेंगे? रिकवरी के कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो रिक्वायर करते हैं कि आप ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करें। ये है कि इससे हम जाके मैनुअली करेंगे इसको, मैनुअली तो करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि आपने ऑटोमेटिकली माउंट क्यों नहीं किया। तो उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि कुछ रिकवरी के ऐसे प्रोसीजर्स हैं, रिकवरी के ऐसे मेथड्स हैं जिनमें ये काम करना पड़ता है। डू नॉट माउंट दिस डेटाबेस एट स्टार्टअप, और साथ में ये भी सेलेक्ट करना पड़ता है ये दिस डेटाबेस कैन बी ओवररिटन बाय रीस्टोर, कि जब रीस्टोर हो ये आपकी बैकअप कॉपी है, ये एक्चुअल कॉपी है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आपने चेकबॉक्स सेलेक्ट कर दिया कि जब रीस्टोर करो तो ओवरराइट कर दो इसको। ठीक है, यस, ये बात जो है इसमें ज़रा ज़्यादा बातें हैं। अभी जब हम लॉग फाइल्स देख रहे थे, बहुत सारी लॉग फाइल्स पड़ी हुई थी, प्रीवियस लॉग फाइल, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है आप जाएं किसी डेटाबेस में देखें तो वहाँ 4-5 लॉग फाइल्स नजर आएंगे। इट डज हैपन, ऐसा होगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए आपको सर्कुलर लॉगिंग को समझना पड़ेगा। देखें, लॉग फाइल्स अगर आपकी बन रही हैं प्रोडक्शन में तो कभी भी आप इसे चेक नहीं करेंगे। प्रोडक्शन सर्वर में हमेशा ही, अच्छा ये प्रोडक्शन सर्वर जब मैं कहता हूँ तो आपको समझ में आ जाता है ना इससे क्या मतलब है मेरा? लाइव सेटअप, एक्चुअल सेटअप, रनिंग एनवायरनमेंट, किसी कंपनी का मेल सर्वर जो मेल्स रिसीव कर रहा है। ठीक है, लैब का जो सेटअप होता है वो प्रोडक्शन सेटअप नहीं होता। लैब में आप बेसिकली से सेलेक्ट कर लें इनेबल सर्कुलर, या आपको कोई टेस्टिंग की मशीन है, कंपनी में ही लगी हुई है लेकिन है टेस्ट मशीन, लेकिन जो प्रोडक्शन की मशीन है उसमें आप ये कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये, अब आपको ये बात समझ में आएगी, जो भी आपकी चेंजेस होती हैं वो किस में होती हैं? बाद में कहाँ शिफ्ट करता है? डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस में शिफ्ट किया, उसके बाद लॉग फाइल पड़ी रही, जब लॉग फाइल फुल होगी तो नहीं बनानी। आपने कहा कि इस तरह तो बहुत सारी लॉग फाइल बन जाएंगी, तो क्यों ना लॉग फाइल पर डिलीट करता जाए, ये खुद ही डिलीट करता जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जैसे ट्रांजैक्शन डेटाबेस को वो दे दे। नहीं, जैसे ही नहीं, ये आपने सेलेक्ट की, क्या होगा? एक लॉग फाइल बन गई,
उसके बाद दूसरी बनाई, उसके बाद तीसरी बनाई, उसके बाद चौथी बनाई, उसके बाद जब पाँचवीं बनाने लगा तो पाँचवीं नई नहीं बनाई, पहली पे आ गया, पहली के ऊपर ओवरराइट करना शुरू कर दिया। लेकिन ओवरराइट करने से पहले देखेगा कि पहली जो है उसकी चेंजेस सारी डेटाबेस में चली गई हैं। अगर डेटाबेस में नहीं गई, अभी रहती हैं, तो फिर पाँचवीं बना लेगा, पाँचवीं नई फाइल बना लेगा। पाँचवीं के बाद फिर आएगा पहली पे ओवरराइट करना, और ओवरराइट करने से पहले अगेन क्या चेक करेगा कि चेंजेस इसकी डेटाबेस में चली गई हैं। अगर तो चली गई हैं तो ओवरराइट कर देगा, नहीं गई तो फिर छठवीं बना लेगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि छठवीं सातवीं तक बात चली गई है तो आपने गलत सर्वर पे सर्कुलर लॉगिंग इनेबल कर दिया। ऐसा सर्वर जो इतना बिजी है कि 4 लॉग फाइल पड़ी हैं और अभी कमिट नहीं हुई। देखिए ना, पहली है वो भी नहीं कमिट हुई, दूसरी भी कमिट नहीं हुई, तीसरी भी नहीं कमिट हुई, चौथी भी कमिट नहीं हुई, पाँचवीं भी कमिट नहीं हुई। उसको टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो शिफ्ट करे चेंजेस डेटाबेस में। उस पर आपने सर्कुलर लॉगिंग इनेबल कर दिया गलत कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन सर्कुलर लॉगिंग का मतलब ये है, कमिट जो हो गई होंगी फाइल उन पे ओवरराइट करता जाएगा और आपके पास सारी जो ओल्ड लॉग फाइल्स हैं वो नहीं होंगी। ये इसी तरह के दुकानदार ने उन्हीं पर्चियों को मिटा के उन पर दोबारा लिखना शुरू कर दिया। लेकिन मिटाने से पहले देख लिया है कि उसने शेख साहब और भट्ट साहब का खाता अपडेट किया है या नहीं। ठीक है, अगर अपडेट नहीं किया तो फिर नहीं मिटाएगा। यही होना चाहिए। समझ में आ गई बात? लिमिट्स में आ जाए। अच्छा, एक मैं आपको फिर बात कह दूँ, अगर आप सबकी बस होना शुरू हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं आज किए हुए हूँ रेस्ट। मैं तो पढ़ाता जाऊँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ़ौरन आप कहते हैं बस हो गई। आसान है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। इसके तो ये तो हमेशा ही रोता है, हमेशा रोता है ये कि सर जी बस छुट्टी दे दो। लिमिट्स पे आए, देखें डेटाबेस के अंदर जा क्या रहे हैं, मेल बॉक्सेस जा रहे हैं, तो मेल बॉक्सेस पे जो लिमिट्स आप लगाते हैं वो भी यहीं से लगेगी। क्या हाँ, मेल बॉक्स कितना बड़ा हो सकता है, मेल बॉक्स, स्टोर नहीं, मेल बॉक्स। यानी उमर का मेल बॉक्स अंदर पड़ा हुआ है, मैंने इसमें लिमिट दी हुई है 199 MB 200 MB की, तो 200 MB से ज़्यादा इनका मेल बॉक्स ग्रो नहीं कर सकता, चाहे स्पेस हो, स्टोर में स्पेस है, बेबहा स्पेस है, लेकिन मैंने इंडिविजुअल मेल बॉक्स पे लिमिट लगा दी। तो ये आप कह रहे हैं इशू वार्निंग ऐड, जो भी स्पेस दी है उतने KB पे KB के MB बना लें। उसके बाद नेक्स्ट क्या, प्रोहिबिट सेंड, जिस तरह होता नहीं मोबाइल पे कि पहले वो आपको मेल करना है, SMS कर रहे हैं कि बिल आपका पूरा हो गया, जमा करवा दें, फिर एक स्टेज आती है आपकी आउटगोइंग बंद हो जाती है। फिर अगर आप और डिलीट हैं तो फिर 2-3 दिन बाद आपकी इनकमिंग भी बंद होती है। ठीक है, तो इसलिए ये पहले प्रोहिबिट सेंड है, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, प्रोहिबिट सेंड एंड रिसीव। सेंड भी ना करो, रिसीव भी ना करो। ये बात नहीं आया 299 MB पे, 241 MB पे इसको बिल्कुल भी बांध दें ताकि स्पेस को फ्री करें। ठीक है, वार्निंग मैसेज इंटरवल, ये वार्निंग मैसेज का इंटरवल आप बता रहे हैं, मैंने भी बताया था। डेली स्टेप पे जाएगा। ठीक है, कि रात को 1 बजे वो सब पे वार्निंग भेज देगा कि इतनी स्पेस आपकी फुल हो गई है। ये जो था ना मेंटेनेंस, वो उसमें डेटाबेस डीफ्रैग हो रहा था और चीज़ें थी। ठीक है, ये उसका आपने टाइम बताया। सर ये वाली मेंटेनेंस है, उसमें क्या फ़र्क है ना, देखें ये जो मेंटेनेंस स्केड्यूल आप दे रहे हैं इसमें आप बता रहे हैं डेटाबेस डीफ्रैग भी तो होता है, स्पेस फ्री होती है, ये वो काम हो रहा है। सर ये मेरा मतलब वो एरर है कि आपको एरर एक में जनरेट होगा जिनके मेल बॉक्स में स्पेस कम रह गई है, और ये ओवरऑल मेंटेनेंस, ये तो ओवरऑल मेंटेनेंस है, वो सिर्फ मेल बॉक्सेस मेल बॉक्सेस पे जो ईमेल जानी है उसका, जो लिमिट प्रोसीड कर गए, बिल्कुल जो लिमिट से एक्सीड कर गए। कीप डिलीटेड आइटम्स फॉर 14 डेज, आपने ईमेल डिलीट कर दी, बैकअप भी नहीं हुआ, एक्सचेंज फिर भी 14 दिन तक अपने पास है, 14 दिन तक वो ईमेल रिकवर हो सकती है, बैकअप भी नहीं हुआ, आपने डिलीट कर दी, डिलीटेड आइटम्स में से भी डिलीट कर दी। पहले ईमेल डिलीट की, कहाँ गई वो डिलीटेड आइटम्स, फिर वहाँ से भी डिलीट कर दिया, एक्सचेंज फिर भी 14 दिन तक अपने पास है, वो रिकवर कहाँ से कर देंगे रिकवर यार, क्या हो गया, सारा खा लो हलवा खा जाऊँ मैं, करवाऊँगा ये दोनों रिकवरी है आपके कोर्स में, परेशान नहीं हो। आउटलुक इंस्टॉल कर लेना, घर जाके आपने देखना आउटलुक में ना टूल्स में एक ऑप्शन आ रही होती है डिलीटेड आइटम्स की। ठीक है, आपने ज़रा आउटलुक इंस्टॉल करके उसके ना टूल्स देखना, वहाँ पे होती है ऑप्शन, बड़ी पुरानी ऑप्शन है यार, ये एक्सचेंज 2000 में भी थी। ठीक है, दोनों रिकवरी। कीप डिलीटेड मेल बॉक्सेस फॉर 30 डेज, मेल बॉक्स डिलीट हो गया तो एक्सचेंज में नहीं थी ऑप्शन डिस्कनेक्टेड मेल बॉक्सेस,
वहाँ पे पड़ा रहेगा, ख़त्म नहीं होगा 30 दिन तक। सही 30 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ये चेक बॉक्स सेलेक्ट किया है तो फिर 30 दिन बाद भी उस वक्त ख़त्म होगा अगर बैकअप हो गया। सही अगर बैकअप नहीं हुआ तो 30 दिन बाद भी ख़त्म नहीं होगा, फिर पढ़ा लेगा। पड़ा रहेगा। डोंट परमानेंटली डिलीट आइटम्स एंड मेल बॉक्सेज अंटिल द स्टोर हैज़ बीन बैकड अप। ठीक है ऐसा? जी सर। लो ये हो गया। क्लाइंट सेटिंग भी देख लो, बात ही मुकम्मल हो गई। ये बड़ा ही आसान है। डिफ़ॉल्ट पब्लिक फोल्डर डेटाबेस और ऑफलाइन एड्रेस बुक। ये जो आपका स्टोर है ये पब्लिक फोल्डर डेटाबेस को अगर यूज़ कर रहे हैं तो कौन से पब्लिक फोल्डर डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं? सवाल ये है आखिर स्टोर पब्लिक फोल्डर डेटाबेस को यूज़ करेगा क्यों? यहाँ वो नाम आएगा जहाँ वो स्टोर कर रहा हूँ। नहीं, बात ये है कि मेल बॉक्स जो है प्राइवेट स्टोर, ये प्राइवेट स्टोर है। पुराने ज़माने में इसे कहते ही प्राइवेट, बल्कि अभी भी इसकी जो फाइलें बनती हैं उनमें कहीं आपको PRI नज़र आएगा लिखा हुआ, PRIV। ठीक है, तो आखिर जो प्राइवेट स्टोर है उसको पब्लिक स्टोर की ज़रूरत क्यों है? इसके लिए फिर रिकॉल करें, शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ऑफलाइन एड्रेस बुक है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 तरीके हैं। एक था पब्लिक फोल्डर वाला तरीका, जब हम एक्सचेंज इंस्टॉल कर रहे थे तो उसमें एक चेक बॉक्स आता था कि ओल्ड क्लाइंट हैं या नहीं। हाँ जी सर। मैंने आपको बताया था कि अगर आप चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लें कि ओल्ड क्लाइंट हैं तो क्या होता है, पब्लिक फोल्डर एक इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, और वो पब्लिक फोल्डर इसलिए इंस्टॉल होता है क्योंकि जो ओल्ड आउटलुक के क्लाइंट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफलाइन एड्रेस बुक, ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू पब्लिक फोल्डर होती है। ये आपका हो गया ये सब। यहाँ से ब्राउज करके आप बता सकते हैं ऑफलाइन एड्रेस बुक कौन सी है। मैं आपको ये जो बात है इसका भी रिलेटेड वो दिखा देता हूँ। क्लाइंट एक्सेस में आएँ और नहीं सॉरी मेल बॉक्सेस में आएँ और ये देखें क्या लिखा हुआ है। ऑफलाइन इसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ में आएँ तो वो आपको बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के 2 तरीके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का पहला तरीका है वेब बेस्ड, जो कि नए क्लाइंट्स में है, और पुराना तरीका क्या है? तो अगर आपने पब्लिक फोल्डर वाली डिस्ट्रीब्यूशन की है तो फिर जो आपका मेल बॉक्स स्टोर है उसमें रेफरेंस पब्लिक फोल्डर भी होना चाहिए ना, इसलिए पब्लिक फोल्डर बता रहे थे वहाँ। समझ में आई बात? और ये जो थी ना ऊपर वाली ऑप्शन, ये है नए क्लाइंट्स के लिए, पुराने वाले इसे सपोर्ट नहीं करते। इसे समझ में आ रही बात? वो नीचे वाली पुरानी है। ये तो सारे सपोर्ट करते हैं। दोनों चेक हो जाएगा। हाँ दोनों ये चेक हुए पुराना मैंने, है। तो डेटाबेस लेवल पे तो ये सपोर्ट तो दोनों की है। ले जी, ये आपका जो सर ऑफलाइन जो स्टोर का एड्रेस जी, बुक है उसकी सपोर्ट जो है वो पब्लिक फोल्डर, ये आप बताना चाह रहे थे? मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो आपका डेटाबेस है जी। आखिर उस डेटाबेस में रेफरेंस्ड पब्लिक फोल्डर क्यों है? किधर गया डेटाबेस में? ये जो आपका डेटाबेस है इसमें तो मेल बॉक्सेस स्टोर हो रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें आखिर पब्लिक फोल्डर क्यों दिया गया है? तो उसकी रीज़न बता रहा था कि अगर इसके अंदर मेल बॉक्सेस उन क्लाइंट्स के हैं जो आउटलुक का ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको जो पब्लिक ऑफलाइन एड्रेस बुक डिस्ट्रीब्यूट होगी वो थ्रू पब्लिक फोल्डर होगी। सही। ठीक है, ले जी, ये पूरा हो गया। यहाँ हम बस करते हैं क्योंकि मेरी बस हो गई आपके अलावा।